बहुत बड़ा सवाल एकांकी के अब तक के दो भाग के अध्ययन में हमने देखा कि किस तरह मोहन राकेश का उद्देश्य इस एकांकी में आज के संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करना रहा है, जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। हर कोई व्यक्ति संवेदनशील और स्वार्थी हो गया है। इस एकांकी में पेज संख्या 102 से आज हम अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें मुख्य कथन कपूर का जो संबोधन है प्रेम प्रकाश और कपूर और दीनदयाल का, उसमें प्रेम प्रकाश जब कहता है कि तुम्हारी नींद कब खुली दीनदयाल, तुमने प्रस्ताव सुना भी है? मोहन, सब सुना है, इसलिए विरोध कर रहा हूँ। यानी जो व्यक्ति जिस सभा और मीटिंगें जो आयोजित की जाती है जिसमें कल्याणकारी कार्य करने के लिए, उसमें जो बड़े अधिकारी जो होते हैं या अन्य लोग, वे सब नींद लेते रहते हैं। उससे स्पष्ट पता चलता है कि जो प्रस्ताव और निर्णय लिए जाने चाहिए, न तो उस पर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, न उनको सही ढंग से सुना जाता है। इसलिए निर्णय जो है वह क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। इस और पेज संख्या 102 और 3 में हमारे सामने कहा गया है कि प्रस्ताव ही स्पष्ट रूप से वे न तो रख पाते हैं न समझ पाते हैं। इसी तरह पेज संख्या 104 के अंतर्गत हम देखते हैं कि कपूर और शर्मा की जो बातचीत है वह इस एकांकी के इस तथ्य को प्रकट करती है कि जनता के कल्याण से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति और नौकरशाह लाल फीताशाही में इतना मशगूल हो गया है कि उसे जनता के जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उस और उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। पेज संख्या 105 के अंतर्गत जो कथन मोहन का है वह इस एकांकी का एक महत्वपूर्ण जो अंश है वह हमारे सामने प्रकट होकर आता है, जिसमें वह कहते हैं कीटाणु जर्म्स हमारी नस नस में फैल जाता है। इसको आप अध्ययन करें, फिर मैं उसकी आपको इसका अर्थ और उसकी एकांकी के उद्देश्य के रूप में किस तरीके से ये हमारे सामने प्रकट हुआ है मैं उसको व्यक्त करूँगा। जब मोहन स्पष्ट रूप से कहता है कि सारा ध्यान निम्न स्तर की कुछ आवश्यकताओं को छोड़कर नहीं होना चाहिए। इस अवतरण में मोहन राकेश ने आज के प्रशासन पर करारा एक प्रकार से व्यंग्य किया है, जहां निर्णय तो लिया जाता है किंतु ईमानदारी व्यक्त नहीं होती है। कीटाणु जर्म्स हमारे नस नस में जो फैल गए हैं, इससे तात्पर्य यह है कि हम अपने दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम लोगों में निम्न स्तर की वृत्ति जो एक वृत्ति है वह एक संक्रामक रोग की तरह है। जिस प्रकार से संक्रामक रोग फैलता ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की मानसिकता भी स्वयं को निम्न स्तर के मानने की हो गई है। हम अपनी इस मनोवृत्ति से कभी बाहर निकलकर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। निम्न स्तर की सोच और मानसिकता के कीटाणु लेखक के अनुसार हमारे शरीर के नस नस में फैले हुए हैं, जो दिन दुने रात चौगुने संक्रामक रोग की तरह हमारे मन पर तेजी से फैलते जाते हैं। हमारे इसी मानसिकता और सोच के कारण जो निम्न वृत्ति के लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होती है वह समाप्त प्राय हो जाती है और वे अपने भाग्य, अपनी नियति, इस तरह की बातों को कह करके वह संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी कार्य क्षमता, उनका स्वभाव, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति सारी काफूर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और अभाव और दरिद्रता उनको चारों तरफ से घेरे रहती है। यह परिणाम यह होता है कि निम्न स्तर की ही मांगें प्रस्तुत करते हैं और निम्न स्तर का प्रस्ताव हमारे सामने प्रकट होता है। इसी तरह पेज संख्या 106 और 7 के अंतर्गत लेखक का कपूर और संतोष और मनोरमा की जो आपसी बातचीत है उसके माध्यम से निम्न वर्ग की सोच की मानसिकता पर एक सटीक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अभाव व दरिद्रता को अपना भाग्य मान लेने की जो सोच है उससे आगे व्यक्ति बढ़ ही नहीं पाता है और जीवन नरक तुल्य हो जाता है। हमारी स्वतंत्र सत्ता, हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह शर्मा की और मोहन की जो बातचीत है उसके अंतर्गत व्यक्त किया गया है। जो आपसी बातचीत इनकी दर्शाई गई है पेज संख्या 107 और 8 के अंतर्गत भी। इस एकांकी के अंतर्गत जो कथन रमेश और शर्मा और दीनदयाल का हमारे सामने प्रकट किया गया है वह इस तरह का वक्तव्य हमारे सामने स्पष्ट है कि वर्तमान समय में हमारे समाज दो स्तरों पर विभाजित हो गया है, एक तो उच्च स्तर और दूसरा निम्न स्तर।
और जो लोग निम्न स्तर के हैं उनकी नस 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 में निम्न स्तर के कीटाणु फैल जाते हैं। किसी भी बात पर ना कहने की उनमें हिम्मत नहीं होती, शक्ति नहीं होती। ऐसे लोग दूसरों की केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपनी क्षुद्र मानसिकता उनकी जीवन भर चलती रहती है। उनका अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व निम्न स्तर का ही रह जाता है, क्योंकि कोई भी जो सोच होती है वह उसे ऊपर ही नहीं उठने देती है। समस्याओं का उचित तरीके से समाधान नहीं हो पाता है। आज के व्यक्ति और समाज के समक्ष एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सामने रखा गया वह यह कि हर कोई व्यक्ति केवल अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही केवल बड़े बड़े मीटिंग, सभाएं, समितियां आयोजित करते हैं। वास्तविक रूप में एक दूसरे के परस्पर सहयोग नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का उचित ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। समाज की समस्याओं का उचित तरीके से सरकार के समक्ष न तो प्रस्ताव रखते हैं, न उनका समाधान, और न वे किसी प्रकार की कोई ऐसी योजनाएं, दृढ़ इच्छा शक्ति या सकारात्मक सोच, प्रभावी प्रस्तुति जो सदस्यों की पारस्परिक एकता जो होनी चाहिए लोक कल्याण के प्रति, वह हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो इस 108 और 9 पेज के अंतर्गत जो हमारी जीवन संबंधी जो धारणा है उसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारे सामने व्यक्त किया गया है। कुल मिलाकर इस एकांकी के अंतर्गत लेखक का जो मूल उद्देश्य है वह हमारे सामने यह आता है कि किसी भी तरीके से जो सरकारी सभाएं, निर्णय, कार्य समितियां होती है, उनका जो उद्देश्य होता है वह प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न मीटिंग, सभाओं का, समितियों का जो उद्देश्य होता है निर्णय लेकर के लोगों के कल्याण की बात करना और व्यवहारिक स्तर पर उनको क्रियान्वित करना, वह दिखाई नहीं देता। बल्कि लालची व्यक्ति जो होते हैं वे केवल पूरी तरीके से अपने क्षुद्र स्वार्थ पर आधारित वे मीटिंग आयोजित करते हैं। आज का समाज पूरी तरीके से बेमानी, निरर्थक हो चुका है। उसे स्वार्थ की ही चिंता रहती है। अपने दायित्व, कर्तव्य बोध और मर्यादा जो होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता में, वह दिखाई नहीं देती। उनका घमंड, गर्व जो है वो हमारे सामने प्रकट होता है। समस्याओं का उचित तरीके से समाधान आज के व्यक्ति और समाज क्षमा करें, समस्याओं के उचित तरीके से समाधान कैसे हो और निम्न स्तर के जो लोग हैं उनका वास्तविक कल्याण कैसे हो, लोक कल्याणकारी योजनाएं कैसे बने, यह आज के व्यक्ति और समाज के समक्ष सबसे बड़ा सवाल है। चाहे कितनी मीटिंगें, कितनी सभाएं, कितने ही निर्णय लिए जाएं, लेकिन वे सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं इच्छा शक्ति के अभाव में, सदस्यों की पारस्परिक खींचतान के कारण उनकी जो नीतियाँ होती है वे क्रियान्वित नहीं हो पाती है। इस तरह से इस एकांकी में हमारे सामने मोहन राकेश के द्वारा जो आज का संपूर्ण प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था है वह पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और परस्पर संगठित होकर हितों के लिए काम करने की जो बात होनी चाहिए वह दिखाई नहीं देती है।